हाय फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 या अंग्रेजी में कहें तो 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। बात करते हैं इसके संदर्भ की। हाल ही में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तुत किया है। अब इससे संबंधित कौन-कौन से तथ्य हैं, उनके बारे में बात करें। संबंधित तथ्यों के बारे में बात करें, तो विधेयक की संसदीय स्थिति के बारे में बात करें, तो इस विधेयक को केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 के साथ एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। संसद की बात करें तो संसद में विधेयक को पारित करने से पहले जो हमारी संयुक्त संसदीय समिति के प्रावधान है, इनकी जांच करेगी और विशेषज्ञ कानूनी राय आमंत्रित करेगी और सुधारों की सिफारिश करेगी। इसका मतलब सबसे पहले कहाँ जाएगी? ये संयुक्त संसदीय समिति के पास जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं हम संसदीय समिति या जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। तो जेपीसी का गठन संसद के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि जेपीसी का गठन किस लिए किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका गठन संसद के द्वारा किया जाता है और वो भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच के लिए। इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं और इसका कार्यकाल समाप्त होने या इसका कार्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। जेपीसी की बात करें तो जेपीसी का अधिदेश इसके गठन के प्रस्ताव पर निर्भर करता है कि जेपीसी क्यों गठित की गई है। हालांकि जो जेपीसी की सिफारिशें होती है ये प्रभावशाली होती है, लेकिन सरकार पे ये बाध्यकारी नहीं होती है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, तो टॉपिक के बारे में बात करें, मतलब 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के बारे में बात करें, तो ये विधेयक हमारे प्रधानमंत्री के लिए है। बात करें तो प्रधानमंत्री क्या है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर जो आपराधिक मामले होते हैं उनमें गिरफ्तार और हिरासत में लिए जाने पर पद से हटाने का प्रावधान करता है कि यदि कोई मंत्री है या मुख्यमंत्री है, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार को, वो यदि गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है या हिरासत में लिया जाता है तो उसको पद से हटाने का प्रावधान करता है। जो ये विधेयक है ये केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है वहां पे भी लागू होगा, इसके लिए कोई अलग से विधेयक नहीं आएगा। जो हमारा विधेयक था इसकी पृष्ठभूमि की बात करें कि मतलब इसकी शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई। सबसे पहले बात करें गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की, तो वर्ष 2023 में तमिलनाडु के मंत्री थे वी सेंथिल बालाजी। उनको कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके कारण क्या है, राज्यपाल आर एन रवि ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा उनको वापस से बहाली की गई, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बालाजी को जमानत दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उन्हें दोबारा से बहाल कर दिया, जिससे क्या हिरासत के दौरान मंत्री पद के कार्यकाल पर अस्पष्ट नियमों का अभाव प्रदर्शित हुआ। मतलब ये चीज देखी गई कि यदि कोई मंत्री कुछ समय के लिए जेल में चला जाता है, यदि उसे बेल मिलती है या जमानत मिलती है और वापस उस पद पे आ जाता है, तो इस दौरान जो बीच में पद खाली रहा उसमें उस पद पर कौन कार्य करेगा, तो इससे संबंधित कोई नियम नहीं थे। न्यायिक हस्तक्षेप और अंतिम निष्कासन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी पुनर्नियुक्ति पर चिंता व्यक्त की, जिसके बाद मंत्रिमंडल फेरबदल में बालाजी को आखिर में हटा ही दिया गया, लेकिन फिर भी ये समझ आ गया कि नियम को का तो अभाव था। अब हम देखेंगे जो हमारा विधेयक है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, तो इसकी क्या क्या प्रावधान है उसकी बात करें। पहला प्रावधान आता है हिरासत के आधार पर निष्कासन। तो विधेयक में अनुच्छेद 75 मतलब प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री, अनुच्छेद 164 जिसमें मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्री और अनुच्छेद 239 ए जिसमें दिल्ली के मंत्री भी शामिल है, इन सब में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। बात करें प्रस्ताव क्या है, 5 वर्ष या उससे अधिक के कारावास वाले जो सजा है के आरोप है में यदि कोई गिरफ्तार होता है या लगातार 30 दिनों तक, ये शब्द आप याद रखेंगे, 5 साल का मतलब कारावास की सजा किसे मिले या फिर 30 दिनों तक हिरासत में रखा गया कोई मंत्री है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा यदि उसके खिलाफ इस तरह की सजा पास हुई है तो। अब इसके अंतर्गत देखें अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं और अनुच्छेद 164 में राज्य मंत्री शामिल होते हैं। तो अनुच्छेद 100 तो अनुच्छेद 75 की बात करें तो मंत्री क्या है, राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं। ये नियम है अनुच्छेद 75 के अनुसार कि जो मंत्री होते हैं ये राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत
पद धारण करते हैं। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में ये प्रधानमंत्री की सहायता और सलाह पर संचालित होता है कि कौन-सा मंत्री रहेगा, कौन-सा मंत्री नहीं रहेगा। ये व्यवहार में देखें तो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यदि कागज़ों में देखें, ये संविधान अनुसार देखें, तो ये राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत कार्य करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति किसी मंत्री को स्वतंत्र रूप से नहीं हटा सकते जब तक प्रधानमंत्री ना चाहें। उसी प्रकार राज्यों में होता है कि राज्य के मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। संघ की तरह यह विवेकाधीन नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं, जिससे स्वतंत्र रूप से पद हटाने की उनकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं कि वो पद से उन्हें हटा नहीं सकते जो मंत्री होते हैं उन्हें। कौन? राज्यपाल। दिल्ली के मामले में देखें, दिल्ली में 239 ए की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के मामलों को छोड़ के उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देती है। कौन? मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद। किसके अंतर्गत? 239 ए दिल्ली के। अब पद की समाप्ति की बात करें, पद की स्वतः समाप्ति कब हो जाएगी? यदि 31वें दिन तक राष्ट्रपति, ये तो हमारे केंद्र सरकार के लिए और दिल्ली के लिए, या फिर हमारे राज्यपाल जो राज्यों के लिए, इनके द्वारा पदच्युति मतलब हटाए जाने की कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं होती है कि जैसे मंत्री को केंद्र के, राज्य के किसी भी मंत्री को हटाने की कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं होती 31वें दिन, तो संबंधित मंत्री अपने आप ही पद से हटे हुए माने जाएंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए विशेष प्रावधान की बात करें, यदि प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें 31वें दिन क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। स्वतः समाप्ति की बात करें तो त्याग पत्र देने में विफल होने की स्थिति में वे अपनी नजरबंदी के जिस टाइम उनको गिरफ्तार किया गया है, 32वें दिन से स्वतः ही पद से पर बने रहना छोड़ देंगे, मतलब पद से उनको हटा दिया जाएगा। अब हम देखेंगे पुनर्नियुक्ति खंड के बारे में। तो विधेयक क्या है? स्पष्ट रूप से किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री जिन्होंने इन प्रावधानों के तहत इस्तीफा दिया है या फिर हटा दिए गए हैं, या फिर उनको हिरासत से रिहाई के बाद, उन मंत्री की बात करें, नियुक्ति प्राधिकारी केंद्र सरकार और दिल्ली के मामले में राष्ट्रपति और राज्य के मामले में राज्यपाल है। तो उनके विवेक के अधीन पुनर्नियुक्ति की अनुमति होगी, ये अपने आप नहीं होगा। जैसे स्टालिन ने, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दे दी थी पुनर्नियुक्ति, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये हमारे राज्यपाल और राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर, विवेक के अधीन होगी बात। अब केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन के माध्यम से इन प्रावधानों को सभी केंद्र शासित प्रदेशों तक भी विस्तारित कर दिया गया है, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश। अब हम देखते हैं कि हमारे 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 को लाया ही क्यों गया, ऐसी क्या जरूरत आई? पहला कारण आता है हमारे राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण। मतलब 40% से अधिक वर्तमान सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है, और ऐसे में हिरासत में लिए गए जो मंत्री है, इनकी अस्थायी अयोग्यता के स्पष्ट प्रावधानों का अभाव शासन में क्या करता है? जनता के विश्वास को कम करता है। मतलब जनता को ऐसा लगता है कि सारे के सारे नेता क्या चोर है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। तो इससे क्या, जनता में दोबारा से विश्वास लाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। नैतिक शासन की अनिवार्यता। लंबे समय तक हिरासत में रहने वाले मंत्री सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के सिद्धांत से समझौता कर लेते हैं, जिससे कैबिनेट के निर्णयों की विश्वसनीयता कमजोर हो जाती है। सार्वजनिक जवाबदेही की बात करें तो मौजूदा व्यवस्था में अयोग्यता केवल दोष सिद्धि के बाद ही तय की जा सकती है कि कोई मंत्री योग्य है या अयोग्य है। ये सब कब होता है? जब उन पे जो केस चल रहा है या आरोप लगा है, जब वो सिद्ध हो जाता है, दोष सिद्धि हो जाती है, उसके बाद ही तय होती है। जिससे जब मंत्री मुकदमे के दौरान जेल में होते हैं, तो शासन में एक शून्यता बनी रहती है कि जब वह जेल में रहेगा, तो उस पद पर कोई भी कोई दूसरा कार्य नहीं करता है। फिर संस्थागत स्थिरता की बात करें, तो ये विधेयक राष्ट्रपति या राज्यपालों के द्वारा विवेकाधीन शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, निष्शासन के लिए एक स्पष्ट संवैधानिक आधार प्रदान करने का प्रयास करता है कि संवैधानिक रूप से इसके लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए, जो हमारा नया विधेयक लेके आया है। अब हम देखेंगे संविधान सभा का दृष्टिकोण। जब हमारा संविधान बनाया गया था, तो हमारे कौन-कौन से संविधान निर्माताओं के द्वारा इस बारे में क्या-क्या बात कही गई। तो केटी शाह की बात करें, तो उन्होंने कहा था कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और नैतिक पतन से जुड़े अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करने पर रोक लगाने का सुझाव दिया था। उनका बल क्या था? उनका बल था नैतिक शासन के विरुद्ध संवैधानिक रूप से अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर।
मतलब एक अनिवार्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे बी आर अम्बेडकर साहब का क्या रुख था, उसकी बात करें तो प्रस्ताव के पीछे के उद्देश्य को स्वीकार करते हुए अम्बेडकर साहब ने आगाह किया था कि संविधान को मंत्रियों की अयोग्यता का अल्प प्रबंधन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अत्यधिक कठोरता शासन को अव्यवहारिक बना देती है। लोकतांत्रिक जांच पड़ताल पर निर्भरता की बात करें तो उन्होंने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री, विधानमंडल और अंततः जनता की सद विवेक मतलब जो गुड सेंस है उसको अनैतिक नीतियों के विरुद्ध सुरक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करना चाहिए। अब देखिए लोकतंत्र और असंभव कार्य के बारे में बात करें अम्बेडकर साहब के अनुसार। तो बात करें लोकतंत्र और असंभव कार्य के बारे में, कठोर नियमों के विरुद्ध चेतावनी। तो अम्बेडकर साहब ने जोर देते हुए कहा था कि कठोर जो अयोग्यता प्रावधान है इनको दरकिनार किया जा सकता है या फिर उनका दुरुपयोग किया जा सकता है, जिसमें क्या लोकतंत्र की भावना कमजोर हो सकती है। ये उन्होंने कहा था कठोर नियमों के विरुद्ध चेतावनी को देखते हुए। दूसरा आता है सार्वजनिक जीवन की जो पवित्रता सुनिश्चित करना। तो उन्होंने स्वीकार किया कि लोकतंत्र के लिए समाज को असंभव कार्यों को अपने कंधों पर उठाना पड़ता है और इसमें सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? सार्वजनिक जीवन में पवित्रता को सुनिश्चित करना। ये उनके सिद्धांत थे दो। अब हम देखेंगे जो कानूनी प्रावधान है उनके बारे में। 130वें संविधान संशोधन विधेयक का राजनीतिक और कानूनी संदर्भ की बात करें तो पहला आता है न्यायिक टिप्पणियां और संवैधानिक अंतराल। तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि गंभीर अपराधों में दोषी ठहराए गए विधायक तत्काल अयोग्य हो जाते हैं, लेकिन बिना दोष सिद्धि की हिरासत में लिए गए मंत्रियों के मामले में न्यायालय ने कुछ भी नहीं बताया, मतलब चुप्पी साधी रखी, जिस वजह से इस मामले में क्या संवैधानिक शून्यता बनी रही। फिर एक मामला आता है हमारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो हमारे 2002 का मामला है उसकी बात करें तो चुनावी रणनीति में पारदर्शिता पर जोर दिया गया और राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चेतावनी दी गई, लेकिन अयोग्यता का दायरा संसद के द्वारा निर्धारित किया जाना छोड़ दिया गया कि ये अयोग्यता होगी नहीं होगी कितनी होगी ये सब किस पे निर्भर करता है, ये हमारी संसद पर निर्भर करता है, वह तय करेगी और वह इस विधेयक के मामले में तय कर रही है। संवैधानिक अस्पष्टता की बात करें, यद्यपि तकनीकी रूप से मंत्री राज्यपाल या राष्ट्रपति की प्रसन्नता का तक पद धारण करते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं केंद्र सरकार और दिल्ली की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति और राज्य की बात करें तो राज्यपाल की प्रसन्नता तक पद धारण करते हैं। सहायता और सलाह संबंधी प्रावधान एक तरफा निष्कासन को प्रतिबंधित करता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने मन से किसी को हटा ये लगा नहीं सकते हैं। इससे स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है जब किसी मंत्री को बिना दोष सिद्धि के लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है तो उस स्थिति में उस पद पर कौन कार्य करेगा, ऐसी चीजें के बारे में क्या है चीजें अस्पष्ट रूप से बताई गई है। बात करें मौजूदा कानूनी ढांचे के साथ अतिव्यापन की, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत किसी सांसद या विधायक को केवल तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है जब उसे दोषी ठहराया गया हो और न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई हो, और यह हमारे आता है इस अधिनियम की धारा 8 के अंदर। विधेयक की बात करें तो विधेयक निरोध के चरण में अयोग्यता लागू करके इस बाधा को कम करता है, जिससे हमारा जो आरपी है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स एक्ट और न्यायिक उदाहरणों के साथ टकराव पैदा करता है। वर्तमान में क्या चल रहा है, अब इसकी बात करें वर्तमान में क्या चल रहा है तो निरुद्ध जो मंत्री है जिसको डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसको हटाना पूरी तरह से कार्यपालिका के राजनीतिक विवेक पर निर्भर करता है। कोई बाध्यकारी संवैधानिक आदेश इसके लिए नहीं है। हाल ही में जो विवाद हुए हैं उसकी बात करें राजनीतिक पृष्ठभूमि और हालिया विवाद की। हाई प्रोफाइल हिरासत की बात करें मतलब जो बड़े-बड़े जो नेता हैं, मंत्री जिनको हिरासत में लिया था, जैसे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, तो उनको दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री थे वी सेंथिल बालाजी, उनकी बात करें तमिलनाडु में कैश फॉर जॉब्स घोटाले में आरोपी सिद्ध हुए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, तो इनको भूमि घोटाले में आरोपी सिद्ध किया था। हमारे पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की बात करें तो पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले में उनको आरोपी सिद्ध किया था। तो इन घटनाओं की बात करते हैं, इन घटनाओं ने हिरासत में रहने वाले मंत्रियों को निलंबित करने और हटाने के लिए किसी संहिताबद्ध तंत्र के अभाव को प्रदर्शित किया। मतलब ये बताया कि इन मामलों से ये पता चला है कि यदि कोई मंत्री हिरासत में चला जाता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए संविधान के अंदर। बात करें राजनीतिक अपराधीकरण एक प्रेरक शक्ति के रूप में, जो एडीआर का डेटा है 2024 का, उसकी बात करें तो 40% से अधिक मौजूदा सांसदों पर आपराधिक
आरोप है, जिनमें से कुछ तो गंभीर अपराध भी है। बात करें जन सरोकार की, तो गंभीर आपराधिक जांच का सामना कर रहे व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुधारों की मांग बढ़ रही है। बात करें विधेयक की, तो ये विधेयक शासन में विश्वसनीयता बहाल करने के लिए एक व्यवस्थित प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो ये विधेयक है, तो इसका क्या महत्व है? महत्व की बात करें, सभी तरह से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम। तो विधेयक के महत्व की बात करें, तो संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करना, सार्वजनिक पद से अपेक्षित गरिमा और नैतिक मानकों को बनाए रखता है। ये क्या करता है? सार्वजनिक पद से जो अपेक्षित गरिमा है, किसी जनता उससे अपेक्षा करती है, वो गरिमा और नैतिक मानकों को ये बना के रखता है। शासन में जनता का विश्वास तो ये सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका गंभीर आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे व्यक्तियों से मुक्त होनी चाहिए। कि कार्यपालिका में वे मंत्री नहीं होने चाहिए जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हो। संस्थागत अस्पष्टता की बात करें, तो आनंद बनाम सहायता और सलाह इसके सिद्धांत के आसपास की संवैधानिक अस्पष्टता को दूर करता है। बात करें एक समान प्रयोज्यता की, तो केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को जवाबदेही के एक ही नियम के अंतर्गत लाता है। ये क्या करता है? हमारे केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तीनों को सरकारों के जो जवाब देता है उनके एक ही नियम के अंतर्गत लेके आता है, मतलब इनके लिए अलग अलग नियम नहीं बनाए गए। अब विधेयक की बात करें, तो विधेयक में कुछ कमियां भी देखने को मिलती है। अब कमियां क्या है? निर्योग्यता की धारणा, तो विधेयक 30 दिनों की हिरासत के बाद बिना दोष सिद्धि के भी स्वतः निष्कासन की अनुमति देता है। कि यदि किसी को गिरफ्तार किया गया 30 दिनों से ज्यादा, तो अपने आप इसको हटा दिया जाएगा। यह संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत है कि दोषी व्यक्ति दोषी सिद्ध होने तक प्रत्येक आरोपी को निर्दोष माना जाता है। ये हमारा संवैधानिक सिद्धांत है। और ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 से भी आगे जाता है, जो न्यूनतम 2 वर्ष की सजा के साथ दोष सिद्धि के बाद ही विधायकों को अयोग्य घोषित करता था। मतलब इसको 2 साल का नियम था, लेकिन इसको भी घटाकर कितना है? केवल 1 महीना या 30 दिन ही कर दिया गया है। बात करें मौजूदा कानूनी ढांचे के साथ टकराव की, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या करता है? पहले से ही किसी सांसद या विधायक को दोषी ठहराए जाने और न्यूनतम 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाए जाने पर अयोग्यता का प्रावधान पहले से ही कर रखा है, तो अलग से विधेयक लाने की क्या आवश्यकता थी? धारा 8 के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार, चुनावी कदाचार और जघन्य अपराधों के जो अंतर्गत विशिष्ट अपराध पूर्व में दोष सिद्धि पर अयोग्यता को आकर्षित करते हैं। मतलब ऐसा कोई दोषी व्यक्ति है, मंत्री है, तो उसको वैसे ही निर्योग्यता के प्रश्न निर्योग्यता कर दी जाती है, तो अलग से विधेयक लाने की क्या जरूरत है? हिरासत के चरण में अयोग्यता लागू करने विधेयक पर एक समानांतर तंत्र का निर्माण करता है। जो क्या करता है? जो संभावित रूप से जनप्रतिनिधि अधिनियम के साथ विरोधाभासी है। मतलब जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 है, उसके साथ उलट है। मतलब वो कुछ और कहता है, ये कुछ और कहता है, और न्यायिक जांच को आमंत्रित करता है। बात करें राजनीतिक दुरुपयोग, इसका क्या हो सकता है? राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। तो सत्तारूढ़ दल इस प्रावधान का प्रयोग हथियार के तौर पर कर सकते हैं और जांच एजेंसियों का प्रयोग करके विपक्षी जो नेता हैं उनको देर तक हिरासत में रख सकते हैं और उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। जिससे ये आशंका बढ़ जाती है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियां प्रतिद्वंदी सरकारों को अस्थिर करने के लिए प्रयोग में ली जा सकती है। संघवाद संबंधी चिंताओं की बात करें, तो राज्यपालों को मुख्यमंत्रियों को हटाने का अधिकार देकर यह विधेयक केंद्र राज्य के संबंधों में विशेषतः जो हमारे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य हैं उनमें तनाव पैदा कर सकती है। जैसे हमारे बंगाल है, बिहार है, कई दक्षिण के राज्य हैं, पूर्वी उत्तर पूर्व के राज्य हैं, तो उनमें ऐसा तनाव हो सकता है। इसे निर्वाचित राज्य सरकारों में केंद्र के हस्तक्षेप के एक हथियार के रूप में भी देखे जाने का खतरा है कि केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। फिर न्यायिक जांच की बात करें, तो इस विधेयक को मूल ढांचे के सिद्धांत के तहत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती मिलने की संभावना है। क्यों? क्योंकि यह लोकतंत्र और शक्ति के पृथक्करण पर को कमजोर कर सकता है। ये हमारे प्राकृतिक न्याय को भी उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि निष्कासन बिना किसी मुकदमे या बचाव के होता है। मतलब कोई मुकदमा या बचाव के सीधा ही निष्कासन 31वें दिन कर दिया जाता है। व्यवहारिक शासन संबंधी मुद्दों की बात करें, चूंकि विधेयक रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है, इसलिए नेताओं को बार बार हटाना और बहाल किया जा सकता है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत रुकावट और बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, जिससे क्या शासन की दक्षता भी कमजोर हो सकती है। अब हम देखते हैं दुनिया के अंदर क्या चलता है। हमने तो हमारे ऐसे ही एक विधेयक लिया है, दुनिया में क्या चलता है। यूके या यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो गंभीर आपराधिक आरोप लगने पर मंत्रियों को वहां पे क्या है? इस्तीफा देना अनिवार्य है। अमेरिका की बात करें,
तो अभियुक्त विधायकों और या फिर हमारे अधिकारियों की बात करें तो उन पर कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन विभागीय जो आचार संहिता है, अब पार्टी के दबाव के कारण उन्हें क्या है, नॉर्मली इस्तीफा देना ही पड़ता है। साउथ अफ्रीका की बात करें, यदि किसी जनप्रतिनिधि को दोषी ठहराया जाता है और बिना जुर्माने के 12 महीने से अधिक का कारावास की सजा उन्हें सुनाई जाती है, तो वह संसद की सदस्यता खो देता है। कनाडा की बात करें तो यदि विधायकों को किसी अभियोग द्वारा अपराध का दोषी ठहराया जाता है या फिर 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो उन्हें भी इस्तीफा देना होगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, 1 वर्ष से अधिक कारावास की सजा पाने वाले जो अपराधी हैं, उनको दोषी ठहराए गए सांसद हैं, उनको अयोग्य घोषित करता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 1 वर्ष से अधिक कारावास की सजा वाले जो अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए जो सांसद हैं, उन सबको अयोग्य घोषित किया गया है। 1 वर्ष का लिमिट रखा गया है इसमें, लेकिन हमने तो केवल 30 दिन की रखी। अब विधेयक की बात करें, विधेयक का आगे क्या होगा? बात करें दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय। स्वतंत्र न्यायिक निगरानी या संसदीय समितियां स्वतः निष्कासन से पहले हिरासत की समीक्षा कर सकती है। समयबद्ध सुनवाई की बात करें, मंत्रियों से जुड़े जो मामले हैं उनके लिए त्वरित अदालतें होनी चाहिए ताकि सुनवाई से पहले लंबी हिरासत को रोका जा सके, 1 महीने तक उसको हिरासत की जरूरत ना पड़े। राजनीतिक जवाबदेही को मजबूत करने की बात करें तो राजनीतिक दलों को गंभीर आरोपों वाले उम्मीदवारों को टिकट देने से इनकार करने के लिए आंतरिक सुधार अपनाने चाहिए। और सहकारी संघवाद की बात करें तो स्वायत्तता के शरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट परामर्श तंत्र होना चाहिए। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने और संवैधानिक नैतिकता को कायम करने के लिए एक साहसिक कदम है, लेकिन इसकी सफलता दुरुपयोग को रोकने, संघवाद को संतुलित करने और शासन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या है, पर्याप्त न्यायिक सुरक्षा उपायों को शामिल करने की पर ही निर्भर है। यदि ऐसा होगा तभी ये विधेयक कारगर साबित होगा। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 के बारे में जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।